नमस्कार। नमस्कार। प्रेस क्लब के आज के ताज़ा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी जोसेफ राव के साथ आज पुनः चर्चा करूंगा उन सुर्खियों की जो राष्ट्रीय खबर बन करके आज सबों के बीच चर्चित है। राव, सबसे पहले हम चर्चा ये करें कि आज जो खबरें सभी अखबारों का जो शीर्षक है, जो मुख्य खबर है, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जांच एजेंसी ने क्लीन चिट दे दी है। अब यहां पर सवाल ये खड़े हुए जांच एजेंसियों की कार्रवाई का, उनकी नीयत का और नेतृत्व का भी। आपको ध्यान होगा पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को जब एक क्रूज पर गिरफ्तारी हुई थी तो उन पर आरोप लगे थे ड्रग्स लेने का, ड्रग्स सप्लाई करने का, इंटरनेशनल संबंध के सारे आरोप लगे थे। और अब जब 6000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की जाती है, उनका नाम नहीं रहता और अधिकारी एन सभी को बोलते हैं कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। उनके इससे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें आप क्या बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इस पर रोकथाम के उपाय कैसे किए जा सकते हैं? देखिए, जब ये मामला सामने आया जी, तब ये बात चर्चा में थी कि ये बड़े जो फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े लोग हैं, जी हाँ, जी हाँ, उनके नज़दीकी लोगों को, रिश्तेदारों को, चाहे लड़का हो, परिवार के अन्य सदस्य हो, उनको ये टारगेट करते हैं। और ये समीर वानखेड़े जो है, ये एक डूबियस कैरेक्टर का व्यक्ति है। अब ये सिद्ध हो रहा है। हाँ, उसी समय उन पर ये सवाल उठाए गए थे जी, कि समीर वानखेड़े ने जो कदम उठाया है वो सही है क्या, गलत है क्या, और अगर है तो उनके पास पुख्ता सबूत थे क्या। मेरा ये कहना है कि ये सब कार्रवाई में ये इस डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी क्या कर रहे हैं और क्या करते हैं। जब आप कोई कार्रवाई करते हैं, जैसे पुलिस विभाग है, कोई इंस्पेक्टर कोई कार्रवाई करता है तो उसके ऊपर एसीपी, डीसीपी, एडिशनल कमिश्नर और स्वयं कमिश्नर जो है उनकी नज़र रहती है कि ये कार्रवाई सही दिशा में जा रही है कि नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, और ये जस्टिफाइड है क्या, ये जो कार्रवाई की गई है जस्टिफाइड है क्या। बिल्कुल। इस समीर वानखेड़े को इतनी छूट दे दी है कि पकड़ लिया उन्होंने किसी को, उसके ऊपर ड्रग का आरोप लगा दिया, किसी मासूम को आपने जेल में डाल दिया, पूरी मीडिया ट्रायल हो गया, बदनाम हो गया, एक ठप्पा लग गया कि आर्यन खान जो है ड्रग लेने का, बेचने का, रखने का और अंतर्राष्ट्रीय साठगांठ का आरोपी है। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, आज वो छूट गया है, मगर उसको जो एक ब्लैक स्पॉट धब्बा तो उस पर लग गया क्या? जो उसको जो पीड़ा हुई है वो कोई लौटा सकता है क्या? बिल्कुल। और एक हमसे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जी, जो काफ़ी दिनों बम्बई में काम किया जिन्होंने, हाँ, उन्होंने हमसे एक अनौपचारिक चर्चा में ये बताया था जी, कि समीर वानखेड़े जो एक नंबर का एक्सटॉर्शनिस्ट है। ओके, अच्छा, ये उन्होंने हम लोगों के सामने करीब 15-20 पत्रकारों के सामने, एडिटर लोगों के सामने ये बताया कि ये जो है एक्सटॉर्शनिस्ट है, ओके, एक नंबर, उसका कन्फर्म है ये काम। पर क्या मेरा कहना है कि अगर समीर वानखेड़े को इतनी छूट दी गई कि डिपार्टमेंट का कोई भी इससे ऊपर का अधिकारी, बड़ा अधिकारी, चाहे बम्बई में हो या दिल्ली में हो, कोई उसके ऊपर नज़र नहीं है, ऐसे कैसे काम चलता है? कोई भी व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता दी जाए कि वो किसी भी व्यक्ति को ड्रग के आरोप पर पकड़ ले, उसको जेल में डाल दे और उससे बाद में एक्सटॉर्शन करे। ये तो मैंने उसी समय कहा था कुछ व्यक्तिगत रूप से लोगों से कि इतना आसान मामला नहीं है, इसके पीछे एक्सटॉर्शन है। और अभी साबित हो गया है। और नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए थे जी, एक तो खुद उनका जो समीर वानखेड़े, यहाँ अपन उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, उनका खुद का क्रेडेंशियल क्या है, उनके खुद के जाति प्रमाण पत्र के बारे में शंकाएं उत्पन्न की जा रही है, जो मुस्लिम है कि दलित है,
यहाँ मैं इस विषय में जाना नहीं चाहूँगा, मगर अभी जो इंक्वायरी हो रही है, अभी जो चार्जशीट फाइल किया है उसमें आर्यन खान को क्लीन चिट दी गई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर उसको तकलीफ हुई, उनको जो प्रताड़ना हुई, उसके लिए कौन जवाबदार है और इसकी कौन भरपाई करेगा? नहीं, ये सही है। अब तो 26 दिन तो का जेल काट चुका, उसके पूरे चरित्र के ऊपर एक काला धब्बा लगाने की कोशिश की गई। तो ठीक है, क्लीन चिट के बावजूद यह तो है कि उसको जो मानसिक पीड़ा हुई है उसे कोई वापस नहीं कर सकता, ये बस ही है। लेकिन एक सवाल अब ये उठा है, जैसे समीर वानखेड़े के विषय में आपने कहा कि वो जो है वसूली के लिए कुख्यात था और ये पूरी कार्रवाई उसे सोच समझ करके एक रणनीति बनाकर की थी, जिसे कि शाहरुख खान है, सभी जानते हैं, सो पैसा का वसूला सका। अब केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, जो खबरें आ रही हैं कि समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह जांच का स्वरूप क्या होगा और कार्रवाई किस रूप में इनके खिलाफ की जा सकती है? देखिए, ये जो है, इस उन्होंने कोई जांच के आदेश भले दिए ना दिए हो, मगर ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, इसको सार्वजनिक नहीं कहा जा सकता। सार्वजनिक कब कहा जा सकता है कि जब अगर हाईकोर्ट इस बीच में इंटरवेन करे, कोई लोग, व्यक्ति, संस्था या पीड़ित लोग अगर हाईकोर्ट में जाए और ये मांग करे कि ये समीर वानखेड़े की जांच की जाए, तो वो हो सकता है। बाकी जो समय है, ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, डिपार्टमेंट के लोग इसकी तहकीकात करेंगे और क्या सज़ा होगी इसके अंदर। उनका ऑलरेडी ट्रांसफ़र मुंबई से दिल्ली कर दिया गया है, या उनका डिमोशन हो सकता है, मगर कोई इसमें कोई ज़्यादा कोई बड़ी सज़ा नहीं हो सकती ना। अगर कोई हाई कोर्ट में जाता है या सुप्रीम कोर्ट में जाता है और ये मांग करता है कि कोई पिटीशन फाइल करता है कि समीर वानखेड़े को आरोपी बनाया जाए, तो इसके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक संज्ञान ले सकता है। मगर इसमें जो आपने बताया कार्रवाई डिपार्टमेंट नहीं, जैसा कि आपने भी इस बात की पुष्टि की, एक्सटॉर्शन का पूरा मामला था। हाँ जी, एक्सटॉर्शन एक आपराधिक मामला है, तो क्या ऐसा नहीं कि समीर वानखेड़े को निलंबित करके इनके खिलाफ एक्सटॉर्शन का नियमित आपराधिक मामला चले? बराबर है, मगर क्या है, एक्सटॉर्शन बोलना और उसको प्रूव साबित करना तो अलग अलग बात है। मुझे निश्चित रूप से उस पुलिस अधिकारी का याद है कहना कि एक्सटॉर्शन है, तो जब पुलिस को मालूम है एक्सटॉर्शन है, तो पुलिस ने बम्बई में क्या किया, कार्रवाई नहीं होती है, जानकारी रहती है, इम्प्रेशन रहता है, कुछ पुख्ता सबूत भी रहते हैं, मगर कार्रवाई नहीं हुई। अभी आप जो बोल रहे हैं, एक्सटॉर्शन बोलने से नहीं होगा, उसके सबूत चाहिए, कोई कॉल रिकॉर्ड चाहिए, कोई वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहिए कि उन्होंने इतने पैसे मांगे। और आजकल कोई डायरेक्ट तो मांगता नहीं है, तरीके हैं, हवाला रैकेट है, और भी तरीके हैं, वो तरीके से मैसेज दिया जाता है कि, और कोड लैंग्वेज रहता है, कोड भाषा में कोडेड लैंग्वेज रहती है कि आपको इतने सुपारी देना है या इतना जो भी होगा, मुझे तो नहीं मालूम कि ये ऐसा भाषा में वो बताया जाता है कि उसको मिल लो, भाई को मिल लो आप, या मेरे आप फला आदमी को मिल लो, वो आपको बताएगा, वो बताता है, और वो कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। इसलिए एक्सटॉर्शन को साबित करना तो बड़ा मुश्किल काम है। ये कोई जांच एजेंसी ही कर सकती है अगर उनके पास कोई कॉल रिकॉर्ड या कोई पुख्ता सबूत हो तो, मगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में कम से कम उसको सस्पेंड किया जा सकता है और उसके नौकरी से डिसमिस भी किया जा सकता है। अगर डिपार्टमेंटल को लगता है इतना कि सही में दोषी है, तो उनको सस्पेंड किया जा सकता है, उनको नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। चलिए, तो फिर संभावना इस बात की है कि समीर वानखेड़े जो जोनल डायरेक्टर एनसीबी के पद पर रहे, और जिस प्रकार उन्होंने एक साजिश रचकर आर्यन खान के खिलाफ कार्रवाई की थी, उससे मानसिक पीड़ा पहुंचाई, उसे जेल तक भेजा गया। अब यह आशा की जा सकती है कि समीर वानखेड़े को उनके किए की सजा मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर है, एक ही चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री के, उनको 4 साल की सजा ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति रखने के मामले में अदालत ने सुनाई है और 50 लाख का जुर्माना भी लगाया है। लेकिन ये जुर्माना और 4 साल के कैद महत्व नहीं रहता। महत्व जैसे अभी हम लोग जिस
मुद्दे की चर्चा कर रहे थे। जो संस्थाएं जो खराब बदनाम होती जा रही हैं, भ्रष्ट होती जा रही हैं, अब ओम प्रकाश चौटाला जैसा व्यक्ति एक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित व्यक्ति रहा, उनको सजा होती है, यह एक अच्छी बात तो मान सकते हैं। लेकिन अब राजनीति में जिस प्रकार की गंदगी फैली है और ये सफाई का काम जो चल रहा है, अब क्या इससे यह उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे राजनेता सजग सतर्क होंगे और कम से कम ऐसे भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे? देखिए, चौटाला ये कोई पहले व्यक्ति नहीं है जिन पर इस तरह की कार्रवाई की गई जी। आप पूरे देश का हाल देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री या राजनेता रहे हैं और अभी हैं भी जिनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई हुई है। कुछ लोगों पर कार्रवाई जल्दी हो गई है, कोर्ट ने सही निर्णय समय में, टाइम फ्रेम, कम समय के टाइम फ्रेम में किया है। कुछ लोग अभी भी केस लड़ी रहे हैं, अभी लालू प्रसाद यादव केस अभी तक ख़त्म ही नहीं हुई है, तो सुखराम जो थे उनके ऊपर आरोप थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर आरोप है, मगर टाइम फ्रेम में अगर तय होता है तो जनता के सामने मिसाल रखी जाएगी। अभी चौटाला जो है इसका लेटेस्ट उदाहरण है अपने सामने कि कोर्ट ने एक फैसला लिया और उनको 4 साल के लिए उनको सज़ा दी है और जुर्माना भी किया है। मुझे उम्मीद आने वाले दिनों में भारत की जुडिशरी इसी तरह से अपना काम करेगी और जो भी दोषी व्यक्ति हो, जब क्लर्क को सज़ा हो सकती है, इंस्पेक्टर को सज़ा हो सकती है, तो राजनेता को क्यों नहीं सज़ा हो सकती, भले वो मुख्यमंत्री रहा हो। तो एक बहुत अच्छा कोर्ट ने निर्णय लिया है और मैं चाहता हूँ कि जुडिशरी इसी तरह काम करते रहे और कोई भी हो जो गलत है वो गलत है, तो इनको सज़ा होना, हालांकि पीड़ा की बात है, इस उम्र में आपको जेल जाना होगा, मगर ये अभी का नहीं है। आपने जो पहले जो काम किया है बिल्कुल उसके लिए आपको दोषी पाया गया है। हम बिल्कुल जो ऐसे कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं, आप अगर गलत काम करेंगे तो आज न कल आप उसके सज़ा का अधिकारी होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अभी जेल की हवा काट रहे हैं। उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और वहाँ भी अदालत ने कार्रवाई करते हुए यह नहीं देखा कि अगला व्यक्ति कौन है, अभियुक्त कौन है। आज लालू यादव जेल में हैं। यह एक अच्छी बात है न्यायपालिका के लिए। आदर, हमारे सब लोगों का विश्वास है कि वो सक्षम है गलत को गलत कहने और सही को सही कहने में। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी खबर इस सब राजनीति से हट करके एक जो खबर आई है वह है कि हिंदी के एक उपन्यास पुस्तक कि गीतांजलि श्री के उपन्यास को टूम ऑफ सैंड को बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया। बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा सम्मान है और ये हिंदी के किसी पुस्तक के ये पहली बार हुआ है। सही बात है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि जो हिंदी के या अन्य भाषाओं के जो लेखक हैं, क्षेत्रीय भाषाओं के, अंग्रेजी के अलावा हम बात कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा? और इस तरह जो बुकर सम्मान मिला है यह एक संदेश भी है जो हम बहुत अंग्रेजी दा की बात करते हैं कि नहीं, सिर्फ अंग्रेजी नहीं, हिंदी भी या अन्य क्षेत्रीय भाषाएं भी अंग्रेजी को चुनौती दे सकती हैं। देखिए, परंपरागत रूप से अब तक ये पुरस्कार ज़्यादातर अंग्रेजी के लिए दिए जाते थे, अंग्रेजी लेखन के लिए, मगर इसमें पहली बार मेरे ख्याल से हिंदी को भी एक स्थान मिला है। और हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, वो दिलों को जोड़ने वाली, भारत को जोड़ने वाली और सब जगह बोली जाने वाली भाषा है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, भले वो लोग बोल नहीं पाते मगर समझते तो जरूर है। इसलिए जो सम्मान मिला है उनको, ये बहुत बड़ी बात है, देश के लिए गर्व की बात है। और मुझे लगता है इसके अलावा बाकी जो भाषा में जो लोग काम करते हैं, अन्य भाषाओं में, उनके भी लिए एक बड़ी गौरव की बात है और वो भी इससे उत्साहित होंगे और आने वाले दिनों में शायद वो भी इस पुरस्कार के हकदार होंगे। चूँकि ये भाषा की बात चली और हिंदी की, तो एक दिल में पीड़ा हर भारतीय के दिल में है, भाषा और राष्ट्रभाषा से जुड़ा हुआ सवाल। आप भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, लेकिन आज आधिकारिक रूप से, संवैधानिक रूप से आज हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को जो स्थान मिला संविधान में
आरंभिक दिनों में वो राजभाषा के रूप में, ध्यान रहे, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा का रूप में दिया था 15 वर्षों के लिए कि इस बीच में उसका विस्तार किया जाएगा, मतलब सरकारी कामकाज की भाषा। लेकिन जोसेफ, आप इससे सहमत होंगे कि वो व्यवस्था करने के बावजूद आज 75 साल होने जा रहे हैं, अभी तक न तो हिंदी को संवैधानिक राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला, और व्यवहार के स्तर पर भी आज भी सारे प्रचार प्रसार के बावजूद सरकारी दफ्तरों में, निजी संस्थाओं में, कॉर्पोरेट हाउसेस में बोलबाला आज भी अंग्रेजी का ही है। ऐसा क्यों? जी, ये जो विडंबना है, अंग्रेजी का बोलबाला है, पर अंग्रेजी के बिना ऑप्शन भी नहीं है, कि हम लोग भी, आप भी जानते हैं, हमारा पूरा कैरियर अंग्रेजी अखबार में काम करते हुए, अंग्रेजी एजेंसी में काम करते हुए, मगर हिंदी पर हमारा अभी भी प्रभुत्व है। और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए गैर हिंदी भाषाओं को बहुत बड़ा योगदान है। ये आपको मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ। हिंदी भाषी जो है, जिनकी मातृभाषा हिंदी है, वो तो कर ही रहे हैं, मगर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए और बहुत सारे लोग जो है जो काम कर रहे हैं, वो उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री का उदाहरण देना चाहूँगा, थोड़ा समय लूँगा जी। आज जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम लोग, ज़्यादातर लोग जो है, उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। देखिए, पूरी कपूर खानदान, राज कपूर से लेकर रणबीर कपूर तक, इनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। शबाना आजमी इनकी मातृभाषा नहीं है, जावेद अख्तर की नहीं है, धर्मेंद्र की नहीं है, वहीदा रहमान की नहीं है, हेमा मालिनी की नहीं है, आशा पारेख की नहीं है। तो ये जो लोग बोल रहे हैं, इन लोगों ने हिंदी को बढ़ावा दिया। हिंदी के लोग जितने जवाबदार हैं हिंदी को बढ़ाने के लिए, उतने ही ज़्यादा लोग जो है गैर हिंदी भाषी लोग हैं। आज हिंदी फिल्में पॉपुलर क्यों हैं? क्योंकि सारे लोग जो है अपनी भाषा छोड़ के हिंदी में काम कर रहे हैं। नहीं, ये एक, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, बावजूद इसके विडंबना यही है कि आज भी इसे संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला। एक बहुत बड़ी विडंबना है और एक बहुत बड़ी पीड़ा होती है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र में छोटे छोटे देशों की जो भाषा है वो आधिकारिक भाषा है, हिंदी नहीं है। बराबर। कारण उनका जो एक प्रोफोर्मा है जिसमें लिखा रहता है कि योर नेशनल लैंग्वेज, यहाँ हम चूक जाते हैं, हमारा कोई है ही नहीं। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि आज भी हिंदी को पूरे देश में इसका प्रसार होने के बावजूद, लोगों द्वारा अंगीकार करने के बावजूद राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। तो यह सिर्फ हिंदी का अपमान नहीं है, यह पूरे देश का, हमारे लोकतांत्रिक भारत का अपमान है कि उसकी अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। इसलिए इसके लिए मंच दूसरा होगा, अवसर दूसरा होगा। लेकिन मैं चाहूँगा जो भी संबंधित लोग हैं, जोसेफ राव इससे सहमत होंगे कि एक अभियान के रूप में, मैं हिंदी की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, कि देश को उसकी अपनी जुबान, राष्ट्रभाषा मिले, इसके लिए कोई आंदोलन चलाया जाना उचित होगा कि नहीं? आंदोलन दिल से होना चाहिए। दिल से। और इस संदर्भ में एक छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, बहुत अच्छे वक्ता, कवि अंदाज जिनका रहा है और स्कॉलरली पर्सन, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने यूएन में हिंदी भाषण दिया। ये एक बहुत बड़े गर्व की बात थी कि उनको ये मालूम था कि मैं इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हूँ जहाँ ज़्यादातर लोग हिंदी भाषी हैं और हिंदी हमारा गर्व है, हमारे लिए गर्व का विषय है। उन्होंने वहाँ बोला। और एक बार राजीव जी गांधी, उन्होंने भी वहाँ पर हिंदी भाषण दिया। तो ये दो लोगों ने, पर ये जो आप बोल रहे हैं मैं सहमत हूँ, इसके लिए दिल से अपनी कोशिश करना होगा। हिंदी को बढ़ावा देना है या हिंदी को एक सम्मान दिलाना है, हिंदी को एक उचित स्थान पर ले जाना है, तो सब लोगों को मिलकर प्रयास करना होगा। देखो, चूँकि आपको बताओ कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो राष्ट्रीय संपर्क की भाषा है के रूप में स्थापित है। एक विडंबना है या इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी है जो आज तक इसे उसका स्थान, जो वांछित स्थान है, नहीं मिल पाया। तो एक का हिंदी भाषी होने के नाते नहीं,
एक भारतीय होने के नाते हम सभी को इस बात का दुख है कि आज भारतीय लोकतंत्र को उसकी अपनी कोई जुबान आधिकारिक रूप से, संवैधानिक रूप से नहीं दी गई है। इसमें आप भी चिंतन मनन करें और अपने अपने स्तर पर प्रयास करें ताकि हिंदी को उसका वांछित स्थान मिल सके। तो आज हम इतने ही इस आज की चर्चा समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे सुर्खियों के साथ, ताज़ा मुद्दों के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।